सर डायरेक्ट वो होते हैं जो कि रिसेप्टर से बाइंड होके वेरी गुड। काम कर रहे डायरेक्ट होते वो हैं। होते हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, और इनडायरेक्ट क्या करते हैं बेटा? जो कि और एंजाइम एंजाइम के एंजाइम के चलते साथ हैं। बाइंड होते वेरी गुड। एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पे कौन से एंजाइम थे बेटा, कोई किसी को नाम याद है? सर यूनिक में हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन आता है। ठीक है गानिया। और मैं एंजाइम की बात कर रहा हूँ बेटा। एंजाइम COMT की फुल फॉर्म क्या थी? सर कैटेकोल ओ मिथाइल ओ ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज। वेरी गुड। और दूसरा एंजाइम कौन सा था बेटा? सर माउ मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। ये दो माउथ एंजाइम्स हैं जिन पे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स काम कर रही है। वेरी गुड। ठीक है। एपिनेफ्रिन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें या एड्रिनर्जिक ड्रग में, एपिनेफ्रिन बड़ी ही खास ड्रग है। ठीक है। इसके सिस्टमैटिक इफेक्ट होते हैं। सिस्टमैटिक इफेक्ट का मतलब क्या है? उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? बेटा सिस्टमैटिक इफेक्ट में टॉक्सिसिटी ज़्यादा आती है या कम आती है? ज्यादा जी बिल्कुल ज़्यादा आती है। ठीक है जी, क्योंकि वो एक रिसेप्टर पे काम नहीं करती और मल्टीपल रिसेप्टर्स पे काम करती है, इसलिए उसकी साइड इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिसिटी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एगोनिस्ट। ठीक है। एफिड्रीन भी मिक्स्ड एगोनिस्ट की एक एग्जांपल है। अच्छा जी, मैं उससे पहले लास्ट टाइम आप लोगों को एक चीज़ जो क्लियर नहीं थी वो आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस तस्वीर को देखते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि खासा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ड्रग की इंडिकेशंस क्या होती है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेट प्यूपिल बेटा क्या बोलेंगे इसको? माइड्रेसिस बोलेंगे या मेयोसिस बोलेंगे? सर माइड्रेसिस बोल माइड्रेसिस। वेरी गुड। ठीक है, माइड्रेसिस कहेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम माइड्रेसिस कराता है या तो डायलेट प्यूपिल कराता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है, रिस्पिरेटरी रेट को भी क्या कराता है? इंक्रीज इंक्रीज। कराता है। इस चीज़ को हम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे या ब्रोंको डायलेशन? सर ब्रोंकोडाइलेशन। वेरी गुड। ठीक है, ब्रोंको डायलेशन इसको कहते हैं। तो डाइजेशन को भी इनहिबिट करता है और यूरिनेशन को भी इनहिबिट करता है। 4 इंडिकेशंस हम यहाँ पे क्लियरली समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के 2-4 ड्रग्स के नाम बताए थे। नंबर वन हमने बात की थी फिनाइल एफिराइन की। ठीक है जी। फिनाइल एफिराइन अल्फा 1 एगोनिस्ट होती है, जो कि माइड्रेसिस कराती है और नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पे यूज़ होती है। एज अ नेज़ल डीकंजेस्टेंट, व्हाट डज इट मीन? कोई बताएगा? नेजल डीकंजेस्टेंट कोई गैस कर दें? सर जो अस्थमा के पेशेंट्स लेते हैं वो। बेटा नेजल डीकंजेस्टेंट का मतलब होता है नेजल जब ब्लॉक हो जाता है हमारा। ठीक है, ब्लॉकेज। कंजेशन का मतलब होता है वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, जिसकी वजह से स्मेलिंग सेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और टेस्ट का सेंस भी कम हो जाता है। तो उस कंजेशन को खोलने के लिए, उस बंद नाक को खोलने के लिए हम डीकंजेस्टेंट्स यूज़ करते हैं। तो फिनाइल एफिराइन एज अ डीकंजेस्टेंट भी यूज़ होता है, और सेकेंड माइड्रेसिस में भी यूज़ होता है। ठीक है। माइड्रेसिस हम क्यों करा रहे थे बेटा? सर क्योंकि हमारे जो प्यूपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, हमें डायलेट कराना है। हाँ, तो वो किस एप्लीकेशन में अप्लाई हो रहे थे? सिर्फ गानिया ही जवाब देंगी या और बच्चे भी देंगे? जी बताएं बताएं कोई। सिंपैथेटिक। बेटा माइड्रेसिस हम इसलिए करा रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन के लिए आई को ओपन करना या उनको डायलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हॉस्पिटल इंस्पेक्शन ऑफ आई के लिए माइड्रेसिस हमें कराना पड़ता है। और मायोसिस ग्लूकोमा की कंडीशन में होता है, जिसे हम ट्रीट कराते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से। तो माइड्रेसिस जनाब करा रहे थे कौन सी? फिनाइल एपिराइन, जो कि अल्फा 1 एगोनिस्ट है। हमने दूसरी बात ये याद की थी कि क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट है। क्लोनिडीन क्या थी? अल्फा 2। एगोनिस्ट। क्या इफेक्ट एगोनिस्ट। थे क्लोनिडीन के? कोई बताएगा? सिंपैथोमिमेटिक या सिंपैथोलाइटिक? हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन में यूज होती है। बेटा मैं बस इतना सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपैथोमिमेटिक या सिंपैथोलाइटिक, क्या इफेक्ट है इसके, क्लोनिडीन के? सर सिम्पैथोमिमेटिक।
सिंपैथोलाइटिक बेटा, ठीक है। अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है और अल्फा 2 एगोनिस्ट जो रिसेप्टर्स हैं ये सिंपैथोलाइटिक बिहेव करते हैं। इसका मतलब कि ये तमाम वो एक्टिविटीज़ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती है उसके खिलाफ जाते हैं, ठीक है जी। अगर रिस्पिरेटरी रेट ये इंक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक, तो वो क्या करेगा, रिस्पिरेटरी रेट कम करेगा। अगर ये हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो वो क्या करेगा, कम करेगा। क्लोनिडीन एक्ट एज ए सिंपैथोलाइटिक, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है क्लोनिडीन। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसकी एक्टिविटी क्या थी, सिंपैथोलाइटिक, वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, माइड्रेसिस पहली एप्लीकेशन हमने देखी जो फिनाइल एफिराइन या दूसरी ड्रग्स करा रही थी। दूसरा, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज होता है और अक्सर ऐसा होता है कि अगर पेशेंट का हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, हार्ट फेलियर की तरफ जाते वक्त उसका हार्ट रेट या कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है तो हम यूज़ करते हैं बीटा 1 एगोनिस्ट। क्या यूज़ करते हैं बेटा? बीटा 1 एगोनिस्ट, वेरी गुड। बीटा 1 एगोनिस्ट क्या करता है बेटा, उसका हार्ट रेट दोबारा से इंक्रीज करता है, ठीक है। दोबारा से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट जो है वो दोबारा से जिंदा रह पाता है। तो बीटा 1 एगोनिस्ट क्या करेगा, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उस पेशेंट का हार्ट रेट दोबारा से एक्टिव होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं आयोनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक। आयोनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक। आयोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट की कंट्रैक्शन इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना बेटा आयोनोट्रोपिक में? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। और क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट का जो रेट है, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज करना। हार्ट रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, रेट जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे टाइम से लेना देना होता है। तो पहले अगर हार्ट जो है 50 बीट्स पर मिनट कर रहा था तो अब उसका हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया, जिसके बाद वो 60 बीट मिनट्स पर मिनट्स कर रहा था। तो बीटा 1 एगोनिस्ट क्या इफेक्ट रखते हैं, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव, दूसरा टर्म क्या थी बेटा, क्रोनोट्रोपिक, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो बीटा 1 एगोनिस्ट हमने देखा कि हार्ट फेलियर और कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह की कंडीशन में यूज़ होते हैं क्योंकि वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, बीटा 1 एगोनिस्ट से हमें याद रखना है कि ये हार्ट पे बिहेव करेंगे और बीटा 2 एगोनिस्ट कहाँ पे बिहेव करेंगे, लंग्स पे बिहेव करेंगे, ठीक है। लंग्स पे मौजूद होते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के रिसेप्टर या बीटा 2 रिसेप्टर्स। जब अस्थमा कंडीशन में हम बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते बेटा? दे सकते हैं। क्यों बेटा? दे सकते हैं क्योंकि डायलेट करवाएंगे। डायलेट कराएगा, वेरी गुड। ब्रोंको डायलेशन की बहुत ज़रूरत होती है इन केस ऑफ अस्थमा, जिसमें कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन होती है। अच्छा, ये 3 इफेक्ट यहाँ तक हमें हो गया याद कि माइड्रेसिस नंबर 1, दूसरा है हार्ट रेट इंक्रीज कराना या क्रोनोट्रोपिक या आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, थर्ड है ब्रोंको डायलेशन। सिंपैथोमिमेटिक्स जितनी ड्रग्स हैं उनके ये इफेक्ट होते हैं। और फोर्थ वन जो हम ये डाइजेशन और इसको इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हम डायरेक्ट फोर्थ पे आ रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, इनहिबिट यूरिनेशन। अच्छा जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूरिनेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। हमने बात की थी एक डिजीज़ की, अगर आपको लास्ट टाइम याद हो, बीपीएच बेटा किसी को याद है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। वेरी गुड, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। कोई एक बच्चा बताएगा क्या होता है इसमें? सर प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। वेरी गुड, प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है जिसकी वजह से सर यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिनेशन स्टॉप हो इनहिबिट जाती हो जाती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है। अच्छा, सवाल ये है, अब हम कोई भी अगर ड्रग देंगे, फॉर एग्जांपल हम अल्फा 1 दे रहे हैं, तो अल्फा 1 एगोनिस्ट देंगे या एंटागोनिस्ट देंगे? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की वजह क्या है बेटा, वजह? क्योंकि ऑलरेडी यूरिनेशन जो है वो स्टॉप हुई है, तो हम स्टॉप लोगों हुई को हुई है, ठीक है। और प्रोस्टेट के ग्लैंड, प्रोस्टेट जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है और उसे रिलैक्स कराने के लिए हम क्या देंगे, अल्फा 1 एंटागोनिस्ट या अल्फा 1 ब्लॉकर। कोई नाम याद है आप लोगों को? लास्ट टाइम शायद कुछ नाम एक क्लिक किया हो।
जोसिन, इन प्रोडक्ट्स के आखिर में बेटा जोसिन सर आता है। अल्फाजोसिन। वेरी गुड, अल्फाजोसिन, टेराजोसिन, ये नाम आगे आएंगे, ठीक है। जोसिन इन प्रोडक्ट्स के आखिर में आता है। ये अल्फा 1 ब्लॉकर होती है जो कि बीपीएच के पेशेंट्स में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब ड्रग्स में सबसे अलग बिहेव जो था, एक तो ये सबसे अलग बिहेव किसका था? अल्फा 2 एगोनिस्ट का नाम क्या था बेटा? क्लोनिडीन। क्लोनिडीन, वेरी गुड। अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्लोनिडीन आती है और उसका बिहेव सबसे अलग होता है क्योंकि वो सिंपैथोलाइटिक बिहेव करती है। अच्छा, अगर हम इंडिकेशंस की बात करें ड्रग्स की, तो क्या क्या इंडिकेशंस बन रही है बेटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स की, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की? शुरू से चलते हैं, प्यूपिल को देख के आप बताएं कि क्या इंडिकेशन बन रही है। नंबर 1 और नंबर 1 की बन रही है माइग्रेशन। माइड्रेसिस, ठीक है। नंबर 2 नंबर 2 की है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, मतलब ट्रीटमेंट किसका कर रही है, हाइपरटेंशन का या हाइपोटेंशन का? सर हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। जहाँ से बेटा काफ़ी देर से गायब हो आप, कहाँ पे थे? सर वो लाइट चली गई थी, जनरेटर ऑन कर रहा था। मैसेज कर दिया करो ऐसे, सीआर जब मेन क्लास के सीआर जब गायब हो तो फिर चलें आपसे बाद में बात करते हैं। खैर, अच्छा, हाइपोटेंशन में क्या यूज़ हो रही थी बेटा? एगोनिस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, ठीक है। हार्ट फेलियर में बेटा क्या यूज़ होगा? तो बीटा 1 अगेन। बीटा 1 एगोनिस्ट, ठीक है। एस्थमा की कंडीशन में क्या यूज़ होगा? बीटा बीटा 2 2 बीटा 2 बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। अगोनिस्ट। अच्छा, बीटा 2 एगोनिस्ट में हम एक नाम याद रखते हैं जिसका नाम है सल्ब्यूटामोल, ठीक है जी। बीटा जितनी भी ड्रग्स हैं बीटा की, उनके आखिर में ऑल आता है, ओ एल। ओ एल जब भी कहीं किसी स्ट्रक्चर के साथ आता है तो केमिस्ट्री की ज़बान में ये कहते हैं कि उसमें ओ एच मौजूद है, ठीक है, अल्कोहल मौजूद है, इसके इसलिए उसके आखिर में ओ एल आ रहा है। तो सल्ब्यूटामोल हम नाम याद रखेंगे बीटा 2 एगोनिस्ट का, ठीक है। अल्फा 1 एगोनिस्ट का नाम क्या था? फिनाइल। सर एक बार फिर से रिपीट कर दें। मैं बोलूँ बेटा, फिनाइल एपिफ्रीन। फिनाइल एफिरीन, ठीक है। अच्छा, बीटा हम अगर अल्फा 1 की बात करें, अल्फा 1 में फिनाइल एफिरीन था। अल्फा 2 में क्या था बेटा? क्लोरिडीन। क्लोनिडीन, ठीक है। अल्फा 2 में क्लोनिडीन था जिसकी सिंपैथोलाइटिक एक्टिविटी थी और इसकी इंडिकेशंस टोटली अलग होंगी एड्रीनर्जिक ड्रग से, अपोजिट ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग। थर्ड हमने बात की थी बीटा 1, बीटा 1 एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा 1 एगोनिस्ट में हम नाम याद रखेंगे डो ब्यूटामीन, DOBUTAMIN, डो ब्यूटामाइन, ठीक है जी। क्या नाम याद रखना है इसमें? डो ब्यूटामाइन। अभी नाम सारे आगे आएंगे। और बीटा 2 में हमें क्या नाम याद रखना था? सल्ब्यूटामोल, वेरी गुड, वेरी गुड, सैल्ब्यूटामोल। वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अल्फा 1 ब्लॉकर की, तो वो कौन से थे? अल्फा 1 ब्लॉकर में एक ही नाम हमने देखा अभी। जी जी बताएं। सर अल्फाजोसिन। अल्फाजोसिन, टेराजोसिन, वेरी गुड, ठीक है। टेराजोसिन। ये बीपीएच के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि समरी में हम देखते हैं कि सिंपैथोमिमेटिक क्लास की इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो कोई एक बच्चा पढ़ेगा ये स्लाइड बेटा, कार्डियोजेनिक शॉक से पढ़ें। कोई एक बच्चा बेटा पढ़ना चाहेगा कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक अच्छा, कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा आप? देखो बेटा, शॉक का मतलब ये होता है कभी भी किसी जगह पे या किसी पार्ट पे जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो जिस स्टेट में चली जाती है, वो पार्ट जिस स्टेट में चला जाता है उसे कहते हैं शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या है? हार्ट में शॉक हुआ क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो गया, ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो गया और हार्ट जो है अब कम पंप कर रहा है। तो हम उसमें कौन से एगोनिस्ट देंगे बेटा?
कौन से एगोनिस्ट? बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट, ठीक है जी, उसमें हम बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे। अच्छा जी, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है बेटा, किसी को पता है? ये सर जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। इन्फ्लेमेशन हो जाती है और एलर्जिक रिएक्शन होता है, नॉर्मल बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है। अक्सर अगर आप अमेरिका वगैरह या इस तरफ देखेंगे तो वहाँ पे लोगों को पीनट से, मतलब मूंगफली से बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, और उस एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि उन लोगों में डायरेक्ट उनकी हार्ट बीट कम हो जाती है, उनमें ब्लड प्रेशर खासा लो हो जाता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, अगर एक वीडियो प्ले हो तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, शायद मैंने पहले भी दिखाई हो आपको। एनाफाइलेक्टिक शॉक देखा है आप लोगों ने पहले? No, sir. Don't sir. चलें जी, ऐसे ही फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके साथ कीबोर्ड अटैच नहीं, तो अब मुझे खासा स्क्रीन कीबोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा जब तक। चलें जी, अच्छा बता रहा था कि एनाफाइलेक्टिक शॉक एक कंडीशन होती है, आप एक वीडियो खुद ही देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि एनाफाइलेक्टिक शॉक होता क्या है। और उसमें क्या होता है, कोई भी शख्स अगर कोई चीज़ ले ले या अचानक से उसको एलर्जिक रिएक्शन कुछ हो जाए, उसकी वजह से हाइपोटेंशन एज वेल एज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, और उसका हार्ट रेट अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। ठीक है, और उसको किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। ऐसी कंडीशन में बेटा अगर आप सोचो तो बीटा क्या किस चीज़ के एगोनिस्ट देंगे हम? एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट देंगे या एंटागोनिस्ट देंगे अगर किसी शख्स में एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया? सर बीटा 2 का कौन है? बीटा 2 एगोनिस्ट उसके हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। अगर हम बात करें, अभी तक हमने बात की थी, एक ड्रग थी जिसके सिस्टमैटिक इफेक्ट थे, एक ड्रग थी जिसके सिस्टमैटिक इफेक्ट थे। अगर आप लोग इस तस्वीर में से कहाँ गई, एक मिनट, कहाँ गई, यहाँ पे एक ड्रग मैंने आपको बताई थी, अगर आप लोग देखें तो उसके सिस्टमैटिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा थे। याद है किसी को? Epinephrine. एपिनेफ्रीन, ठीक है, एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन दिया जाता है इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या हुआ, सिस्टमैटिक इफेक्ट आ रहा है, सिस्टमैटिक इफेक्ट की वजह से हाइपोटेंशन की तरफ चला गया बंदा, ठीक है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की तरफ चला गया, उसके हार्ट रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। जब ये सारी कंडीशंस आई तो इसमें क्या देना चाहिए, एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगता है, जो उसमें ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की जगह ब्रोंको डायलेशन कराता है, उसका हार्ट रेट क्या कराता है, दोबारा से इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर दोबारा से हाई होगा। तो ऐसे कंडीशन में जिन लोगों को एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन आती है, उन्हें एपिनेफ्रीन के इंजेक्शन हाथ में दिए जाते हैं कि कभी भी ऐसी कंडीशन आपके साथ हो तो अचानक से आप अपने आप को इंजेक्शन लगाएं और फ़ौरन से रिलीफ हासिल करें। अगर उसको फ़ौरन से ट्रीट ना किया जाए तो उस शख्स की डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक इज़ वन ऑफ द मेन इंडिकेशन ऑफ एपिनेफ्रीन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में बेटा एगोनिस्ट यूज होंगे या एंटागोनिस्ट यूज होंगे? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन की अगर हम बात करें, Sir, agonist LPG. एगोनिस्ट यूज बीटा होगा। 1 ठीक है, ट्रीटमेंट में एगोनिस्ट यूज होंगे। और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में क्या यूज होगा? Alpha 2 agonist. अल्फा 2 एगोनिस्ट एंड एज वेल एज इसके एंटागोनिस्ट भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अल्फा 2 एगोनिस्ट भी यूज हो सकता है और बीटा के एंटागोनिस्ट भी यूज हो सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। अच्छा, उस और कंडीशन है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। ये फोर्थ वन क्या है बेटा, ये पढ़िए, ब्रोंकियल। Bronchial. कौन सी ड्रग थी बेटा इसके लिए? ड्रग का नाम बताएं डायरेक्ट। ड्रग का नाम क्या था बेटा? सर सल्ब्यूटामॉल। सेल बीटामॉल। ठीक है जी। नेजल डीकंजेशन में कौन सी ड्रग थी? नेजल डीकंजेशन में कौन सी ड्रग थी बेटा?
फेनाइलएपिफ्रीन। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्फा 1 एगोनिस्ट फिनाइलएपिराइन अक्सर यूज़ होती है। नार्कोलेप्सी भी एक कंडीशन है जिसमें हम यूज़ करते हैं इसको। और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो कि एक सीएनएस डिसऑर्डर है जिनमें हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोनिडीन भी यूज़ की जा सकती है। तो ये जनाब इनके अल्फ़ा 1 सिम्पैथोमिमेटिक्स के ये इफ़ेक्ट थे। हाइपरटेंशन, अच्छा अल्फ़ा 2 जो है हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये सारी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें खासा मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा जी, अब ये क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, देखिए ये डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एगोनिस्ट, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपके पास एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है 3 क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एगोनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग में जो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं उनमें सबसे पहले कैटेकोलामाइंस। व्हाट डज इट मीन बाय बेटा कैटेकोलामाइंस? हमने पढ़े थे, कुछ याद है आप लोगों को? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सारे कैटेकोलामाइंस में आ रहे थे। ये जो है नॉर्मली ज़्यादातर किस रूट से लिए जाते हैं? इंट्रावेनसली, क्योंकि ये पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से? ओरल रूट से। तो ये सीएनएस पे इफेक्ट नहीं रखते। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेकोलामाइंस के थे। ठीक है, तो कैटेकोलामाइंस में एपिनेफ्रिन और कौन कौन से आ रहे थे? नॉन एपिनेफ्रिन, और थर्ड वन कौन सा था? फेनाइलएपिफ्रीन। थर्ड फिनाइलएपिलीन नहीं बेटा, डोपामीन। डोपामीन और एक और ड्रग है जो हम बीटा 1 एगोनिस्ट में मैंने आपको बताई थी। कौन, क्या नाम था बीटा 1 एगोनिस्ट का? एक का नाम बताएं, डी से नाम था उसका। डिब्यूटेमाइन। डो ब्यूटामाइन, ठीक है, डो ब्यूटामाइन, डो ब्यूटामाइन। ये बीटा 1 एगोनिस्ट है जो कि इसी क्लासिफिकेशन में आता है कैटेकोलामाइंस की। ठीक है, तो ये सारे रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ये देखें, ये फिनाइलएपिराइन और डो ब्यूटामाइन। तो अच्छा जी, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है वो उसमें टायरामीन आता है। टायरामीन एक अमाइनो एसिड होता है। उसके अलावा कैटेकोलामाइंस मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर्स आते हैं, माओ इनहिबिटर्स और COMT इनहिबिटर्स। ये समझ आ रहा है? माओ इनहिबिटर किस एंजाइम को रोकेगा बेटा? माओ इनहिबिटर बेटा किस एंजाइम पे काम कर रहा है? क्या फुल फॉर्म है माओ की? मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज। बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग। चले जी, उसके बाद है कैटेकोलामाइन रीअपटेक इनहिबिटर्स। कोकेन, कोकेन लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? सर ये अभी नॉन एपिनेफ्रीन में था। कोकेन लास्ट टाइम याद है कुछ इससे रिलेटेड हमने क्या देखा था या क्या सुना था? वीडियो जो देखी थी वो पूरी कोकेन के बारे में थी। ये CNS एडिक्टिव ड्रग में आती है। ठीक है, CNS एडिक्टिव ड्रग में कोकेन भी आती है, एम्फेटामाइन भी आती है, जो आगे हम देखेंगे। अच्छा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो मिक्स्ड एक्टिंग है उसमें एक नाम याद रखिएगा जिसका नाम है एफिड्राइन। ठीक है जी, एफिड्राइन। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। अब मैं अगर आपको एफिड्राइन दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये कौन सी मतलब कौन से उसमें आ रही है, तो किस क्लासिफिकेशन में आ रही है एफिड्राइन? मिक्स्ड एक्टिंग। ठीक है जी, तो ये देख लीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, देखें अब इसी स्लाइड पे दोबारा आते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में एपिनेफ्रिन आया, नॉन एपिनेफ्रिन आया। आइसोप्रोटेरनॉल, आइसोप्रोटेरनॉल डो ब्यूटामीन का दूसरा नाम होता है। डो ब्यूटामीन का सेकंड नाम आइसोप्रोटेरनॉल होता है। डो ब्यूटामीन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? आइसोप्रोटेनॉल। ठीक है, ये इसका इस बेस पे नाम रखा गया है कि उसमें एक तो अल्कोहल है और आइसो का मतलब सेम स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो है मिलता जुलता है, मतलब उसका स्ट्रक्चरल नेम अगर हम देखें तो वो क्या है? आइसोप्रोटेनॉल। और उसके बाद है फिनाइल एफिराइन। फिनाइल एफिराइन कौन सी थी? किस क्लास में थी फिनाइल एफिराइन? किसकी एगोनिस्ट थी? फिनाइल एफिराइन अल्फा बेटा 1। अल्फा 1 एगोनिस्ट थी। ठीक है,
उसके बाद कोकेन आ गया। कोकेन जो है ये मिक्स्ड एक्टिंग, कोकेन जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है, और मिक्स्ड एगोनिस्ट में एफिड्राइन आ गया। तो ये कुछ ड्रग्स थी जिनसे हमारा इंटरेक्शन आगे रहेगा। अच्छा जी, और कोई सवालात इसमें हो तो मुझे बताइएगा। अभी हम आ रहे हैं एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की तरफ, ठीक है जी। हमने एक ड्रग ली थी एज ए एग्जांपल कि किस तरह किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म होता है। हमें पता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आप लोगों को याद हो तो बीटा 1 ड्रग्स किस जी प्रोटीन के थ्रू काम कर रही थी? बीटा 1 ड्रग्स किस जी प्रोटीन के थ्रू काम कर रही थी बेटा? ये पेपर में देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत जी प्रोटीन को लेके जो है ना आगे बहुत गहमा गहमी है। अभी से ये क्लियर कर लीजिएगा। वो वीडियो दोबारा देखनी हो तो दोबारा देखिएगा। और ये आपको पता होना चाहिए अल्फा 1 रिसेप्टर्स किस तरह से हैं और बीटा 1 किस जी प्रोटीन पे काम कर रहे हैं। अगर हम बीटा 2 की बात करें तो वो एडिनाइल साइक्लेज को जब एक्टिवेट कर रहा है तो वो जीएस है, जीआई है या जीक्यू है? सर जीएस। सर GQ। जीएस है बेटा, ठीक है। जीक्यू में फॉस्फोलाइपेज सी आता है, GS काम कर। ठीक है। तो ये जीएस के थ्रू काम करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स। अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने एक ड्रग दी बीटा 2 ड्रग जिसका नाम क्या था? बीटा 2 ड्रग, बीटा 2 एगोनिस्ट का नाम क्या था? सल्ब्यूटामॉल। अगर हम देखते हैं कि सल्ब्यूटामॉल अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह परफॉर्म करेगी, तो सबसे पहले हमने देखा था कि जी प्रोटीन की 2 साइड होती हैं। अंदर की साइड क्या कहलाती है? कौन सा टर्मिनल होता है अंदर की साइड पे? एन टर्मिनल। एन टर्मिनल। और बाहर की तरफ होता है सी टर्मिनल। सी टर्मिनल पे आके बाइंड करेगी सल्ब्यूटामॉल लाइगेंड की तरह, और ये जी प्रोटीन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। जब जी प्रोटीन एक्टिव होगा तो अल्फा बीटा गामा जो ये ट्राइमर बना हुआ है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर ये जाके एक एंजाइम को एक्टिवेट कराएगा जिसका नाम क्या था? एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज आगे जाके क्या कराता है? क्या करा रहा था एडिनाइल साइक्लेज? सर ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। नहीं, वो फॉस्फोलाइपेज सी था बेटा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला। सर ये एटीपी को कैंप में कन्वर्ट करेगा। को कैंप में कन्वर्ट करेगा। वेरी गुड, ठीक है जी। जब एटीपी कैंप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होगा या सी एक्टिव होगा? ए एक्टिव होगा, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हुआ, और इसने जो भी स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन करानी थी तो ये रिलैक्सेशन कराई। ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बीटा 2 सल्ब्यूटामॉल का, कि वो किस तरह ब्रोंको डायलेशन करवाता है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर मैंने पूछ दिया कि बीटा 2 एगोनिस्ट का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि जीएस के थ्रू काम कर रहा है, और ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एम्फेटामाइन, एफिड्रीन, ये सारी हमने बात कर ली, ठीक है। कैटिकोलामाइन और नॉन कैटिकोलामाइंस में डिफरेंस देख लिया हमने, ठीक है। एक दफ़ा ये स्लाइड पढ़ें बेटा, कैटिकोलामाइन और नॉन कैटिकोलामाइन। Catecholamines matter nucleoside or cannot be given orally. Duration of action shorter because these are metabolized by combs and mouth. Oral cannot cross the BBB. No direct Stimulate action on CNS, ठीक है। एंड दे एक्ट डायरेक्टली ऑन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। ये फ़र्क समझ आ रहे हैं आप लोगों को कि एक तो ये ओरली नहीं दे पाते, ये कैटिकोलामाइन जिसमें एपिनेफ्रिन, कौन कौन से थे 4 कैटिकोलामाइंस के जल्दी नाम बताएं। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन और 2 ब्यूटामाइन, 2 ब्यूटामाइन, एक 2 ब्यूटामाइन है और एक डोपामाइन है, ठीक है जी। फिनाइल एफिरेन जो है नॉन कैटिकोलामाइन में आता है।
तो ये ज़्यादातर इंजेक्शन या आईवी के थ्रू दिए जाते हैं, क्योंकि ये कुछ एंजाइम से इनहिबिट होते हैं। और कैटेकोलामाइन जिन एंजाइम से इनहिबिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से एंजाइम होते हैं बेटा? जी जी बिल्कुल, ये दो एंजाइम जो है। अच्छा, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर, ये बीबीबी जो लिखा है जनाब, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते तो क्या होगा कि इनका सीएनएस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और ये डायरेक्टली एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। नॉन कैटेकोलामाइन इनडायरेक्टली काम करते हैं। ठीक है जी, ये थे जनाब कैटेकोलामाइंस। अगर इसमें कोई क्लियर करना हो तो पूछ लीजिएगा। चलें जी, अब मेरे सवालात हैं कुछ बच्चों से। ये बेटा एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। सवाल है आप लोगों से, कहाँ पे यूज़ हो रहा है एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन, क्या इंडिकेशन है? सर एनालाइटिक शॉक में। एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक वेरी गुड। और एपिनेफ्रीन का सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है या लोकल इफेक्ट होता है? सिस्टमैटिक। अच्छा, किसका एगोनिस्ट होता है ये? किसका एगोनिस्ट होता है ये? अल्फा का भी एगोनिस्ट होता है और बीटा का भी, मिक्स्ड। अगर कोई चीज़ सिस्टमेटिक इफेक्ट रख रही है ना, तो उसका मतलब वो अल्फा पे भी काम कर रही है और बीटा पे भी काम कर रही है, और अल्फा और बीटा ये दोनों का एगोनिस्ट है। कैटेकोलामाइंस की क्लासिफिकेशन में आते हैं या नॉन कैटेकोलामाइंस की? कैटेकोलामाइन क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड सवाल ये है बेटा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है बेटा? हाँ, ये क्या है? क्या चीज़ है? आई ड्रॉप्स में क्यों यूज होता है? डायलेशन। इसके लिए मेडिकल टर्म क्या यूज कर रहे थे हम? हाइड्रेसिस। किसका एगोनिस्ट होता है ये? अल्फा वन। वेरी गुड, ठीक है, अल्फा वन का एगोनिस्ट होता है। और दूसरी जगह कहाँ पे यूज होता है ये? सर नेजल डिकंजेस्टेंट। वेरी गुड, नेजल डिकंजेस्टेंट। ये देखें, आपको पेनाडोल कोल्ड फ्लू दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा पेनाडोल भी है, और यहाँ पे एक सॉल्ट का नाम लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? नो सर। अच्छा, ये अगर आप लोग इसको कैसे जूम कीजिए, एक मिनट। अभी भी दिखा कि नहीं बेटा? फिनाइल, ठीक है, फिनाइल एफिराइन इसमें क्यों यूज हो रहा है बेटा? नेजल डिकंजेशन के इफेक्ट के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। कोल्ड फ्लू में क्या होता है कि कंजेशन हो जाती है, तो वहाँ पे ये यूज हो रहा है फीवर के लिए एंड एज वेल एज नेजल डिकंजेशन के लिए। फीवर के लिए पेनाडोल है, ठीक है। पेनाडोल के साथ जब कम्बिनेशन में आता है तो इसे कहते हैं पेनाडोल प्लस या पेनाडोल CF, इस तरह करके इसका नाम होता है। अच्छा जी, उसके बाद है कोकेन। कोकेन बेटा कहाँ पे आ रहा था? एडिक्टिव ड्रग्स में भी आ रहा था, मिक्स्ड एक्टिंग में भी आ रहा था, और इसके भी बॉडी पे डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो कि हमने ज़्यादा तफसील में नहीं पढ़े, लेकिन वो इसी तरह के अल्फा वन एगोनिस्ट की तरह के हैं। और ये कौन सी है बेटा? एफिड्रीन। मिक्स्ड है सर, ये मिक्स्ड है। अच्छा जी, मिक्स है, बिल्कुल सही कहा। चलेंगे, तो ये हमारी तमाम ये ड्रग्स थी जो हमने पढ़ी थी। अब हमारे बेटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स या इनिबिटर या एंटागोनिस्ट पे, ठीक है जी, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, एंटागोनिस्ट या इनिबिटर्स पे। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखेंगे कि अल्फा वन एगोनिस्ट क्या काम कर रहा था बेटा, याद है आप लोगों को? हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट करा रहा था अल्फा वन। सर हाइपोटेंशन, यस सर, हाइपरटेंशन में की देंगे। ट्रीटमेंट करा रहा था, ठीक है। तो हाइपोटेंशन की कंडीशन में वो देंगे, लेकिन इन केस ऑफ अल्फा वन ब्लॉकर जो है ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में देंगे, क्योंकि उसी के अपोजिट अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ किसका बन जाएगा?
अल्फा 1 ब्लॉकर ट्रीटमेंट ऑफ hypertension. Hypertension. Alpha 1 agonist treatment of Hypertension. hypotension. अल्फा देखें दोबारा सुने, अल्फा 1 एगोनिस्ट किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, ठीक है। और अल्फा 1 ब्लॉकर हाइपरटेंशन, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन इसको हाइपरटेंशन में जब हम ट्रीट कराते हैं तो ये थोड़ा सा पोस्चरल हाइपोटेंशन कराता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है कि इंसान जब बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो अचानक से उसका बीपी जो है डाउन हो रहा है, और जब बीपी डाउन हो रहा है तो हो सकता है वो गिर भी सके। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन का दूसरा नाम होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है जी। दूसरा नाम क्या होता है बेटा पोस्चरल हाइपोटेंशन का? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अच्छा, हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं। हमने साइड इफेक्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, आप लोगों को ऊपर से मैंने जो है ना सारी स्लाइड्स और सारी चीज़ें ऊपर से बनाई हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाई, नहीं तो खास आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसका एक साइड इफेक्ट आप लोग याद रखिएगा कि पोस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसका मेन साइड इफेक्ट है कि जब ब्लड प्रेशर लो तो करती है अल्फा 1 ब्लॉकर, लेकिन कुछ ज़्यादा कभी कभी लो हो जाता है। और इसके बाद है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है बेटा? हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट above इंक्रीज हो 100. जाता है। और रिफ्लेक्स का मतलब बॉडी का जब कोई मैकेनिज्म उसमें एक्टिवेट हो जाता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी इसका एक साइड इफेक्ट है जो कि अल्फा 1 ब्लॉकर्स की वजह से देखने को मिलता है। उसके अलावा थेराप्यूटिक इफेक्ट इसका है प्रोमोट यूरिनरी आउटफ्लो, ठीक है। अल्फा 1 ब्लॉकर्स यूरिनरी आउटफ्लो को प्रमोट कर रहे थे। और इसमें कौन सी ड्रग थी बेटा? कौन सी ड्रग थी अल्फा 1 ब्लॉकर में? फेनाइलएपिप्रिन। अल्फा अच्छा अल्फाजोसिन। अल्फाजोसिन, टेराजोसिन, अल्फाजोसिन। ठीक है जी। ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं जो कि क्या करते हैं, यूरिनरी आउटफ्लो को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें देखें अगर सिर्फ दो थेराप्यूटिक इफेक्ट हैं, ब्लॉकेड ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्शन या हाइपोटेंशन, ये नंबर 1, और दूसरा है प्रमोट यूरिनरी आउटफ्लो। ये इनके इफेक्ट्स में दो थेराप्यूटिक इफेक्ट हैं, बाकी सारे साइड इफेक्ट हैं। पोस्चरल हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, फेलियर ऑफ एजैकुलेशन, ठीक है जी। ये सारे क्या हैं? साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा जी, ये आगे एक ड्रग है जो बीपीएच में हम यूज़ करते हैं, टेराजोसिन, अल्फाजोसिन, ये नाम लिखे हुए। एसआर, एसआर का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को पता है बेटा? इस ड्रग के साथ एसआर लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? Yes sir. एसआर का मतलब होता है बेटा फार्मास्यूटिकल की ज़बान में सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज का मतलब होता है जब भी कोई प्रोडक्ट बहुत स्लोली रिलीज हो। फॉर एग्जांपल एक ड्रग बहुत जल्दी क्विकली रिलीज होगी और उसके रिलीज होने से क्या हुआ, उसका एक्शन और ड्यूरेशन बहुत जल्दी हुआ और उसकी एक्सक्रीशन बहुत जल्दी हो गई। लेकिन सस्टेन रिलीज का मतलब होता है वो स्लोली स्लोली रिलीज होती रहेगी और बॉडी में उसका इफेक्ट देर तक रहेगा। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, दो ड्रग्स अगर किसी बंदे को देनी है, फॉर एग्जाम्पल एक सुबह में खा रहा है एक शाम में खा रहा है, तो उससे बेहतर है उसी ड्रग को मॉडिफाई करके अच्छा करके सस्टेन रिलीज फॉर्म में बना दो ताकि पूरे दिन में वो ड्रग एक खानी पड़े। बात समझ आई सस्टेन रिलीज की? यस सर। पेशेंट कॉम्प्लायंस किस में ज़्यादा होगा, सस्टेन रिलीज में होगा या बीडी डोज में होगा? सस्टेन रिलीज में, ठीक है बेटा। तो अच्छा, ये टेराजोसिन, अल्फाजोसिन, ये बीपीएच की कंडीशन में दिखाया हुआ इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें क्या होगा, प्रोस्टेट फुल ब्लॉकेड हुआ होगा। अल्फा 1 ब्लॉकर दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड रिलैक्स हो गया और जिसकी वजह से यूरिनरी आउटफ्लो इंक्रीज हो गया। अब हम आ रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स पे। अल्फा 1 ब्लॉकर्स में बस इतना देखना है। बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, बीटा ब्लॉकर्स, अच्छा जी, अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी जो कि हम सीवीएस फार्माकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फार्माकोलॉजी, तो उसमें हार्ट को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे और हार्ट की खासी ड्रग्स आपके कोर्स में इंक्लूड हैं। अच्छा, सीवीएस फार्माकोलॉजी के मुताबिक अगर हम ये देखें, जब हार्ट फेलियर की तरफ जाता है ना, जब हार्ट किस कंडीशन में जाता है, फेलियर की तरफ, क्या होता है बेटा हार्ट फेलियर? सर ब्लॉकेज आती है हार्ट की तरफ।
हार्ट क्या होता है बेटा? सर बंद होता है वो ठीक है, हार्ट बिल्कुल फेल हो गया, मींस कि हार्ट ने काम करना काफ़ी कम कर दिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अगर हार्ट फेलियर में हम बीटा 1 ब्लॉकर देंगे तो ये क्या सही है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यहाँ पे? होनी चाहिए सर। वजह? होनी चाहिए सर वो ऑलरेडी ऑलरेडी क्या कर रहा है बेटा? सर ऑलरेडी उसका काम। ये नूर जवाब दे रही है सारे। यस सर। नूर बेटा, आप भी खासा देर से आई हैं। सॉरी सर। आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं मतलब? नहीं सर, मैं जब से क्लास में है। चलें, मैंने जब बुलाया था तब आप नहीं थी, खैर चलें जी। अब बताएं क्या बता रही थी आप कि क्या होता है इसका बीटा 1 ब्लॉकर्स का? ऑलरेडी अगर उसका काम अगर वो कम हुआ और कम करवा रहा होता है इस वजह से उसको बीटा 1 ब्लॉकर्स नहीं देते। हार्ट जो है वो पहले ही उसका हार्ट रेट कम हुआ होता है और अगर हमने बीटा 1 ब्लॉकर्स दिए तो उसका हार्ट रेट जो है वो मज़ीद कम हो जाएगा। इसको अगर हम टर्म्स की ज़बान में कहें तो नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट आएगा। व्हाट डज इट मीन? कोई बताएगा नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक? सर क्योंकि जो पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक और क्रोनोट्रॉपिक था वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट इंक्रीज करवाना था। वेरी गुड, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब था इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, तो सवाल ये है इन्होंने हार्ट फेलियर इंडिकेशन ऑफ लिखा हुआ है, इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर इज हार्ट फेलियर। कैसे? कोई रीजन समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? बीटा 1 इज द हार्ट बीटा 1 ब्लॉकर्स इंडिकेशन में है हार्ट फेलियर की, और उन्होंने कहा कॉन्ट्रा इंडिकेशन में नहीं, हम इंडिकेशन में डालते हैं इनको। वजह किसी को समझ आ रही है क्यों? अगर उसका हार्ट जो हार्ट फेल हुआ है वो उसकी वजह उसका पेशेंट जो है उसको हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर आ रहा है। अच्छा, इसमें बेटा रीज़न ये बनता है कि जब भी किसी भी शख्स का हार्ट फेलियर की तरफ जाता है, ठीक है, जब वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होता है तो उसके हार्ट बीट या क्या कहें कि कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट रेट सब चीज़ें कम हो जाती हैं और हाइपोटेंशन की कंडीशन में चला जाता है। लेकिन बॉडी के अंदर एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, वो बड़ा मसले करता है। वो जब डिजीज़ की स्टेट में एक्टिवेट हो जाए तो वो डिजीज़ को मज़ीद एग्जेजुरेट करता है, ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया या एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो उस टाइम रिलीज होता है, जो दोबारा से हार्ट को कोशिश कराता है कि अब पंप करें। हार्ट की वैसी तबीयत ख़राब है, हार्ट वैसे ही ख़राब है, ऊपर से बॉडी ने स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करा दी कि ये हार्ट तो फेलियर की तरफ जा रहा है, हम क्या करते हैं स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ कराते हैं ताकि हार्ट दोबारा से पंप करे। अब क्या होता है जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हुआ, जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हुआ तो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। इवन के हार्ट फेलियर की तरफ बंदा फिर एरिथमिया, या तो कहें एरिथमिया या तो कहें कि उसमें टैकीकार्डिया, ये उसका हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डबल इंक्रीज हो जाएगी। तो एक कंडीशन है कि हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब फेलियर की तरफ जा रहा होता है तो बॉडी का कोशिश करती है कि स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करे जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डबल इंक्रीज हो जाए। जबकि इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से, स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हार्ट मज़ीद डैमेज होता है। इस कंडीशन में हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है जी। तो मैं अगर कहूँ कि बीटा 1 एगोनिस्ट हार्ट फेलियर की इंडिकेशन है तो बिल्कुल है। मैं अगर कहूँ कि बीटा 1 ब्लॉकर हार्ट फेलियर की इंडिकेशन है तो बिल्कुल है। बात समझ आ रही है कैसे? बीटा 1 एगोनिस्ट कब होगी? हाइपोटेंशन। हार्ट फेलियर में कब दी जाएगी बीटा 1 एगोनिस्ट? स्टार्टिंग फेज में बेटा, स्टार्टिंग फेज में, जब तक के स्ट्रेस हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा, जब तक के हार्ट बिल्कुल काम करना छोड़ दे, तो उस कंडीशन में बीटा 1 एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है। अब बीटा 1 ब्लॉकर्स कब देंगे? जब हार्ट फेलियर की तरफ तो चला गया मगर वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया या बॉडी के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ने या स्ट्रेस हार्मोन ने उसको दोबारा से पंप कराने की कोशिश की।
जिसकी वजह से हार्ट मजीद जो है डैमेज हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में बीटा 1 ब्लॉकर्स देते हैं। दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, बीटा 1 ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कार्डियक एरिथमिया में दे सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? एरिथमिया क्या होता है बेटा? डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट, या तो वेरी इर्रेगुलर हार्ट बीट, इर्रेगुलर हार्ट बीट एरिथमिया अगर आगे हम पढ़ेंगे तो इर्रेगुलर हार्ट बीट जो है हार्ट की, जब हार्ट की बीट या हार्ट बीट, अच्छा अब दो कंडीशन होती है। नॉर्मल हार्ट जो है वो 60 से 100 बीट पर मिनट उसमें होता है, बीपीएम होता है। नॉर्मल हार्ट में कितनी बीट होती है सर बेटा? 60 to 100। 60 to 100। 60 to अगर 100। 60 से बीट कम हो जाती है तो वो कंडीशन होती है ब्रैडीकार्डिया। 60 से जब बीट कम हो जाती है तो उसे कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, और जब 100 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। सवाल ये है, इन केस ऑफ ब्रैडीकार्डिया हम बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे या बीटा 1 ब्लॉकर देंगे? क्या देंगे बेटा? दोबारा सोचें, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट बीट डिक्रीज हो गई ना नॉर्मल से। तो इस कंडीशन में हम बीटा 1 ब्लॉकर देंगे या बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे? एगोनिस्ट देंगे। वेरी गुड, एगोनिस्ट देंगे, क्योंकि उसकी हार्ट बीट कम हो गई है तो हम सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कराएंगे ताकि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए। अच्छा, इन केस ऑफ टैकीकार्डिया हम क्या देंगे? ब्लॉकर्स, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो उसको हमने दोबारा से डिक्रीज करना है, नॉर्मल की तरफ लाना है। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं। देखिए, मैं इसी कॉन्सेप्ट में आप लोगों को, देखें अगर आप देखते हुए आएंगे तो आपको कोर्स में बहुत कम लिखी हुई चीज़ें दिख रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें दिख रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट जो है सारे आप लोगों को स्लाइड्स के थ्रू दूँ, लिखा हुआ आपके पास कम से कम हो। तो जो पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हो वो लिख दिया करें, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअल ही इस दफ़ा बनेगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस सर। ठीक है, तो ये ड्रग्स, बस ड्रग्स के नाम रटने वाले, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, अब ये हार्ट फेलियर लिखा हुआ है। अब ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या होता है बेटा? ग्लूकोमा बेटा उर्दू में काला मोतिया जो है ग्लूकोमा कहलाता है। इसमें फ्लूइड्स जो हैं बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। उन फ्लूइड्स को रोकने के लिए हम बताएं सिंपैथेटिक ड्रग देंगे या पैरासिम्पैथेटिक देंगे? माइड्रेसिस कौन सी ड्रग करा रहे थे? सिंपैथेटिक बेटा नहीं देंगे, पैरासिम्पैथेटिक। वजह अब सुने, ग्लूकोमा की कंडीशन में माइड्रेसिस की तरफ आई ऑलरेडी जा चुकी होती है। ठीक है, आई वैसे ही एक्सपेंड होती है, उसमें स्वेलिंग हुई होती है और इन्फ्लेमेशन हुई होती है और लिक्विड्स जो हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। तो हम वो कॉन्स्ट्रिक्ट करा के उस लिक्विड्स को क्या करते हैं, कम करते हैं। जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होते हैं, IOP इंट्राऑकुलर प्रेशर, उसको हम कम कराते हैं। ठीक है, तो उस प्रेशर को कम कराने के लिए हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग देते हैं जो उस आई में मायोसिस इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट देता है बेटा? मायोसिस। तो बात यह है, या तो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग यूज होगी या तो बीटा ब्लॉकर यूज होगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर का भी इफेक्ट कुछ ना कुछ पैरासिम्पैथेटिक जैसा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हाइपरथायराइडिज्म। जब थायराइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो T3 को T4 में कन्वर्ट नहीं होने देते। ज़्यादा डिटेल में हम इसके नहीं जा रहे। T3 को T4 मीन्स के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देते, जिसकी वजह से थायराइड का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे कि माइग्रेन क्या होता है बेटा? ठीक है, सीवियर हेडेक की फॉर्म होती है और एक तरफ जो है ना दर्द होता है, वन साइडेड होता है। ठीक है, तो माइग्रेन। अच्छा, स्टेज फ्राइट क्या होता है बेटा? स्टेज फ्राइट क्या होता है बेटा? स्टेज फ्राइट, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, स्टेज फ्राइट। Is this phobia of height?
फोबिया ऑफ हाइट नहीं, स्टेज फ्राइट। सर हाँ लाइक Fear of अक्सर public speaking. सर पब्लिक में बात करने से डरता पब्लिक हूँ, स्पीकिंग, ठीक परफॉर्मेंस है, करने से। पब्लिक स्पीकिंग में, बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग में ये अक्सर लोग इससे बहुत उम्र तक जो है वो सफ़र करते हैं, स्टेज फ्राइट। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ख्यालात या नेगेटिव थॉट्स आप में आते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग गुड, या आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही, या लोग आपको नहीं सुन रहे। इस तरह के जो सारी थॉट्स प्रोसीजर एक शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्टेज फ्राइट, जिसकी वजह से पब्लिकली स्पीकिंग उस शख्स की खासा मुश्किल हो जाती है और उसके लिए स्टेज को संभालना खासा मुश्किल हो जाता है। तो इसे कहते हैं स्टेज फ्राइट, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, मिससेलेनियस जो है वो छोड़ दें। तो ये सारे इसकी इंडिकेशन थी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, ये दोबारा से हमने बताया कि बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। हार्ट रेट बेटा क्या था, आयोनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक या ड्रोमोट्रोपिक? क्या था बेटा? Chronotropic. हार्ट रेट क्रोनोट्रोपिक था। वेरी गुड। आयोनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज। The contraction of heart. देखें, आयोनोट्रोपिक का मतलब होता है कि क्या बढ़ रही है, हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ रही है, सॉरी हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है। और क्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि फोर्स जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, एक और टर्म मैंने यहाँ पे बताई है, ड्रोमोट्रोपिक। ड्रोमोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट का कंडक्शन रेट बढ़ रहा है। कंडक्शन, कंडक्शन, व्हाट डज इट मीन? कंडक्शन क्या होता है बेटा? So जो पूरी electrical इलेक्ट्रिकल activities की करंट, create होती है. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। कंडक्शन का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज या इलेक्ट्रिकल करंट जब कोई चीज कंडक्ट करे उसे कहते हैं कंडक्शन, ठीक है जी। तो ड्रोमोट्रोपिक, DROMO, ठीक है, ड्रोमोट्रोपिक, TROPIC, ड्रोमोट्रोपिक का मतलब है कंडक्शन इंक्रीज हो रही है। तो एरिथमिया की कंडीशन में कंडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बहुत ज़्यादा करंट को कंडक्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब होता है कि एरिथमिया में ड्रोमोट्रोपिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसको हमें कम करना है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा बीटा 1 एगोनिस्ट जो है रेनिन को भी इंक्रीज कराते हैं। रेनिन जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। ये कौन सा सिस्टम है बेटा रेनिन वाला? Anaphylactic shock. रेनिन, रेनिन बेटा याद है? अच्छा. रास सिस्टम कुछ याद है बेटा? कुछ याद है बेटा रास सिस्टम? नहीं याद? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम डिटेल में देख लेंगे। बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेशन कराता है, यहाँ तक हम याद रखेंगे। और ये आगे चलते हैं, ये दोबारा से वही बात, बीटा 1 हार्ट रेट, फोर्स और ऑटोमेटिसिटी को इंक्रीज़ कराता है। और बीटा, इनके ये सब काम होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में हम 3 नाम याद रखेंगे, बिसोप्रोलोल, कार्बिडोलोल और मीटाप्रोलोल, ठीक है। एक मिनट, मैं एक दफ़ा देखिए जी, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स के जब हम नाम याद करने पे आए, तो बीटा 1 ब्लॉकर्स में हम एएम का मतलब कोई भी चीज़ सुबह के लिए हम एएम यूज़ करते हैं। तो बीटा 1 ब्लॉकर सुबह में खाने से मुराद है कि हम एएम के कोड से इसको याद रखेंगे। ए से मतलब है एटिनोलोल और एम से मुराद है मीटोप्रोलोल, ठीक है। एटिनोलोल और मीटाप्रोलोल बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं। जबकि बीटा 1 एगोनिस्ट कौन से थे? बीटा 1 एगोनिस्ट कौन से थे? दो ब्यूटामाइन. दो ब्यूटामाइन, ठीक है, दो ब्यूटामाइन। अच्छा, एटिनोलोल और मीटाप्रोलोल ये जो है बीटा 1 सिलेक्टिव हैं, जो कि कार्डियक के लिए यूज़ होंगे। उसके अलावा 2 नाम और याद रखेंगे हम यहाँ पे, लेबिटिलोल और कार्बिडोलोल। कार्बिडोलोल हार्ट पे जब भी, C फॉर कार्डियक और C फॉर कार्बिडोलोल, ठीक है जी। और लेबिटिलोल और कार्बिडोलोल, तो ये जो है मिक्स्ड एक्ट करते हैं अल्फ़ा पे भी और बीटा पे भी, ठीक है। लेकिन बीटा 1 सिलेक्टिव कौन से हैं? बीटा 1 सिलेक्टिव के क्या नाम है बेटा? रेटिनोल और मेटाप्रोल. मीटाप्रोलोल, ठीक है। Metaprolol. और मैं कहूँगा जब मिक्स्ड के क्या नाम है? लेबिटोलोल और कार्बिडोलोल। ये हम नाम, Carbidool. 4 नाम हमने याद रखने हैं बीटा ब्लॉकर्स में। एटिनोलोल,
मीटाप्रोलोल, और दूसरे कौन सा है? लेबिटोलॉल और कार्बिडोल। अच्छा, मैंने आपको बताया था बीटा वाली जो ड्रग्स हैं उसके आखिर में अक्सर ओल आएगा ना, ओल मतलब उसके अंदर OH पाया जाता है, अल्कोहल प्रेजेंट है। बिल्कुल अल्कोहल प्रेजेंट है। तो अब ये बताएं कि बीटा 2 एगोनिस्ट में कौन सी ड्रग हमने याद की थी? सेल बिटामोल। ठीक है, सेल ब्यूटामोल, उसका दूसरा नाम होता है एस ब्यूटालॉल, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो सेल ब्यूटामोल याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अब अल्फा 1 ब्लॉकर्स की जब हम बात करते हैं तो अल्फा 1 ब्लॉकर्स में सिलेक्टिव में हमारे पास आते हैं पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और टेम्सिलोसिन, ये 4 नाम हैं। कौन कौन से बेटा कोई एक बच्चा पढ़ेगा? ट्रेजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और टेमेसोलोसिन। ठीक है जी, टेम्सिलोसिन। जो हाईएस्ट बीपीएच में अभी ड्रग्स बहुत ज़्यादा बिक रही है ना, उनमें ज़्यादातर टेम्सिलोसिन का सॉल्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, जो पैराजोसिन और डोक्साजोसिन है, पैराजोसिन और डोक्साजोसिन है, वो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर में यूज़ होता है। ठीक है, पैराजोसिन और डोक्साजोसिन, अल्फा 1 ब्लॉकर में जो पैराजोसिन और डोक्साजोसिन है वो ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ हो रहा है? ब्लड प्रेशर में। लेकिन बाकी जो है टेराजोसिन और टेम्सिलोसिन, इसकी इंडिकेशन किस में है? हाई बीपी, बीपीएच, फ़र्क समझा रहा हूँ। पैराजोसिन, डोक्साजोसिन, देखें 4 मेडिसिन हैं यहाँ पे, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और टेम्सिलोसिन। अब मैं बात कर रहा हूँ पैराजोसिन और डोक्साजोसिन की, तो पैराजोसिन और डोक्साजोसिन ब्लड प्रेशर में यूज़ हो रहा है। दोनों जो टी हैं, टेराजोसिन और टेम्सिलोसिन, दोनों जो टी हैं वो कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं? बीपीएच में। बीपीएच। ठीक है, ये फ़र्क याद रखिएगा। अच्छा, अभी हमने लेबिटोलॉल देखा था, लेबिटोलॉल एंड कार्बिडोलॉल, ये किस में आ रहा था? देखें, जो कंबाइन एक्ट करता है अल्फ़ा और बीटा पे। ठीक है, ज़्यादातर आपको पता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ड्रग्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। बहुत ही कम ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो लेबिटोलॉल जो है बेटा हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की कंडीशन में यूज़ की जाती है। ठीक है, लेबिटोलॉल हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज़ की जाती है, जो भी कहाँ पे हो, प्रेगनेंसी की कंडीशन में हो। कार्बिडोलॉल हार्ट फेलियर की कंडीशन में यूज़ होती है। ठीक है, कार्बिडोलॉल कहाँ पे यूज़ हो रही है? हार्ट फेलियर की तरफ यूज़ हो रही है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था कि टेराजोसिन और टेम्सिलोसिन दोनों बीपीएच में यूज़ हो रहे थे, और पैराजोसिन और डोक्साजोसिन कहाँ पे यूज़ हो रहे थे? हाइपरटेंशन। देखें, ये डोक्साजोसिन की वजह से, ये डोक्साजोसिन की वजह से यहाँ पे हाइपरटेंशन लिखा हुआ है, और सिर्फ पैराजोसिन का लिखा हुआ है हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन। ये बीपीएच में बिल्कुल यूज़ नहीं होती। ठीक है, पैराजोसिन हार्ट बीपीएच में बिल्कुल यूज़ नहीं होती। अल्फा 2 एगोनिस्ट जो कि अल्फा 2 ब्लॉकर जो कि योहेम्बिन है, ठीक है, उसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, वाई से एक ही नाम है, योहेम्बिन अल्फा 2 ब्लॉकर, जो कि नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पर रिसर्च चल रही है और इस पर आगे जाके काम होगा। अच्छा, अब हमने देखा कि मिक्स्ड अल्फा और बीटा एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी आ रही थी बेटा? मिक्स्ड की अगर हम बात करेंगे, कार्बिडोलॉल और लेबिटोलॉल। लेबिटोलॉल। प्रेगनेंसी जब हाइपरटेंशन में कोई ड्रग देनी हो प्रेगनेंसी में, तो कौन सी हम देंगे? लेबिटोलॉल। लेबिटोलॉल। ठीक है, अच्छा, पैराजोसिन मैंने आपको एमसीक्यूज दिया जिसमें मैंने लिखा इनमें से सारी ड्रग्स बीपीएच में देते हैं सिवाय एक के। उसमें मैंने आपको ऑप्शन दिया पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और अल्फाजोसिन, तो कौन सी है? पैराजोसिन। पैराजोसिन। वेरी गुड। ठीक है, ये याद रखिएगा ये चीज़ें एमसीक्यूज के लिहाज से भी। अभी है टाइम, क्यों कोई क्लास है क्या यहाँ पे? किसकी है? यस सर। आपने पढ़ना था ना।
चले मैं पढ़ा दूंगा इस क्लास के बाद, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? क्लास खत्म कब होगी? क्लास तकरीबन आधा घंटा। हाँ, मैं 1 मिनट बच्चों से पूछ लूँ। बच्चों आप लोगों की कोई क्लास है इसके बाद? सर 11 बजे Yes, क्लास sir. है। Yes, sir. 11 बजे किनकी है? 11 बजे. यस सर। सर तनवीर की। तनवीर। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है आप लोग कोशिश करिएगा ये, अच्छा ये लास्ट हम जाते जाते देख लेते हैं एक दफ़ा। बेटा ये लेबिटोलोल है बेटा, बताओ इसकी इंडिकेशन क्या थी? सर ये प्रेगनेंसी में दी जाती है। प्रेगनेंसी में दी जाती प्रेगनेंसी में दी जाती Hypertension है। में. ये मिक्स्ड में आ रही थी या सिलेक्टिव में आ रही थी? है। मिक्स मिक्स्ड में में आ आ रही थी. कार्बिडोल बेटा किस में आ रही थी? मिक्स सर में. हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में आ रही थी, ठीक है। और ये Mixed में. देखें मिक्स में आ रही थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये क्या है? बीटा 2 क्या होगा ये? Nasal सर decongestant. बीटा 2 एगोनिस्ट है। ठीक है, एगोनिस्ट है। और सल्ब्यूटामोल मैंने आपको बार बार नाम याद कराया, ठीक है। वेंटोलिन इनहेलर के नाम से आता है, जीएसके का एक अच्छा है। और उसके अलावा टेनॉर्मिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर Yes, में बहुत sir. ज़्यादा चलती है ये, तो एटिनोल इसमें होता है, Yes, ऐसा ब्लड प्रेशर में ये यूज़ होती है। अच्छा एक आप लोगों का टॉपिक जो है हाइपरटेंशन का रहता है, वो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू जो है पहुंचा दूंगा। अगर उसमें किसी को मुश्किल हो तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों की स्लाइड्स okay, हैं, sir. एड्रेनर्जिक ड्रग्स कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम हाइपरटेंशन का टॉपिक आप लोगों से पूछ के, मतलब सवालात पूछ के फिर हम आगे चलें जी। अपना ख्याल सर रखिएगा। जी बेटा बोलें। सर मैंने से इसकी वीडियो सेंड कर दी थी। बेटा इसकी वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी और इसी पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को पता है MS टीम में अपलोड हो जाएगी। तो अगर इसमें और भी बेहतर अगर वीडियो बनी तो वो यूट्यूब पे डाल दूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। चलो ओके, okay, sir. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।